सिमेज संस्था के निदेशक नीरज अग्रवाल जी, मिसेस अग्रवाल, नीरज अग्रवाल जी के पिताजी, संस्था के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मूल प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों से मैं भी शिक्षक ही हूँ। नीरज अग्रवाल जी ने मेरे व्यक्तित्व के इस आयाम का पूरा परिचय कराया नहीं, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर था तो उन्होंने ये बात बताई नहीं। शायद वो पब्लिक डोमेन में वो बात शायद उभर करके आती नहीं है कि डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव as well as the academic head of the institution. Okay. तो मैंने जैसे कहा कि मेरी मूल प्रवृत्ति और प्रकृति है शिक्षक की, इसलिए शिक्षक के रूप में ही आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने के नाते मुझे बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का और उनके साथ फिल्म बनाने का भी मौका मिला। तो जब आप लोग जानते होंगे ना, शूटिंग में जब एक्टर्स रहते हैं स्टेज पे मतलब सेट पे जब रहते हैं, तो जब वो जब वो एक शॉट खत्म होता है कैमरे का, तो उसको बोलते हैं कट, है ना। तो डायरेक्टर बोलता है कट, इसका मतलब कैमरा वहां पे रुक जाएगा। तो डायरेक्टर तभी कट बोलता है जब वो उसको ये एहसास हो जाता है और जब वो आश्वस्त हो जाता है कि वो जो चाह रहा था उस तरीके की चीज उस एक्टर ने या उन एक्टरों ने उस पर्टिकुलर फ्रेम में निकाल दी है या सामने ला दी है। अगर नहीं होता है तो फिर रिपीट शॉट। तो पहली बात तो ये कि एक डायरेक्टर से ज़्यादा जो फिल्म का राइटर होता है वो कथावाचक होता है। सिनेमा इज आफ्टर ऑल स्टोरी टेलिंग। अगर सिनेमा की कहानी प्रभावकारी ना हो तो वो सिनेमा फिर सफल नहीं हो पाता है। तो उसी कहानी को उस सेट पर परिणत किया जाता है। और मैं इसी कहानी के दौर में आपको एक और राज की बात बता दूं जो नीरज अग्रवाल जी ने नहीं बताया। आज की तारीख में बम्बई के सिनेमा के जो अग्रगणी एक्टर्स हैं, जो लीडिंग एक्टर्स हैं, कुमार राव आज की तारीख में बढ़िया एक्टर है, जयदीप अहलावत बढ़िया एक्टर है, जो बच्चे जिनका नाम मैंने लिया और भी हैं, दिव्येंदु शर्मा है, उसके बाद सनी हिंदुजा की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे लड़के जो हैं आज की तारीख में जो अच्छा काम कर रहे हैं बम्बई के सिनेमा में, उन सारों को कट और रीटेक्स, एक शॉट के 10-10 रीटेक्स मैंने करवाए हैं। इन सब ने शिक्षा ग्रहण की है मेरी छत्र छाया में। तो उस हिसाब से तो मैं अपने आप को शिक्षक मानता ही हूँ। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जैसे नौजवानों का जो ये नया जनरेशन है, जो उभरता हुआ जनरेशन है, उनके बीच आकर के मैं बराबर उत्साहित महसूस करता हूँ बातचीत करने में, क्योंकि जो आपका योगदान बिहार के विकास में हो सकता है वो किसी भी अन्य व्यक्ति का अकेले तो हो ही नहीं सकता, उसके समूह का भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही कल को बिहार के विकास की कड़ी बनेंगे। अब क्यों? तो मैंने जैसे कहा, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कहानी और ये कहानी मैं 20 साल पहले की सुना रहा हूँ आपको।
सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS, आप सबने नाम सुना होगा जरूर। एशिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी में से NUS का नाम गिना जाता है। तो मैं भारत सरकार में उस वक्त काम करता था। NUS के एक प्रोफेसर आए हुए थे, तो हम लोग गए साथ में खाना खाने के लिए। तो आप सब जानते हैं बिहार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है। जितने ये IITs हैं, खास करके पुराने वाले जो 5 IITs हैं, जो IIMs हैं, खास करके जो पुराने वाले 3 IIMs हैं, लेकिन सभी IITs, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सब जो हैं ये बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं और इनके जो एल्यूमिनाई हैं, दे आर recognized globally as global leaders, many of them। तो वो तो बात अलग है। प्रोफेसर साहब ने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि आप हमसे पूछते हैं सिंगापुर इतना विकसित हो गया, उसका राज क्या है। तो पहली बात तो है कि सिंगापुर का जो साइज़ है वो तो हमारे साइज़ से कोई कंपेयर होता नहीं है, वो उसकी तुलना बेकार है। लेकिन फिर भी जो साइज़ है उसके लिए सिंगापुर इतना विकसित हो गया, प्रति व्यक्ति आमदनी उसकी बराबर से पिछले 30-40 वर्षों में बराबर से दुनिया के 5 विकसित देशों में से गिनी जाती है। तो उस प्रोफेसर ने, जानते हैं मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि देखिए, बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं तो हैं आपकी, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि जिस ज़माने में आप लोग IIM और IITs बना रहे थे, उस दौर में हम लोग अपने प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने की, उसको आगे बढ़ाने की, उसको विकसित करने की, उसको सजाने की, संवारने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए कितना अंतर होता है। शुरुआत की शिक्षा, वो जब तक आपका पूरा समाज, आपका पूरा वतन शिक्षित न हो, तब तक आगे बढ़ नहीं सकता। अब क्यों नहीं बढ़ सकता आगे? ये कोई राज की बात नहीं है, ये बहुत छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसको समझो तुम लोग। क्या है प्रिंसिपल? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सचेंज। जो GDP आप कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे बढ़ता है, क्या है? अब आप जान रहे हैं कि नीरज अग्रवाल जी ने ये सिमेज संस्था कायम की बिहार में, पटना शहर में। तो इस सिमेज संस्था से क्या हुआ? बाकी सब तो हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान है कि बिहार के GDP में इनका योगदान हुआ। क्यों? ये कागज मेरे पास है, जब तक ये मेरे पास है, जब तक ये कागज मेरे पास है, तब तक इसका जो भी वैल्यू होगा, है ना। मान लो कि ये कमरा एक इकोनॉमिक यूनिट है और मेरे पास ये कागज है, किसी के पास और कोई वैल्यू वाला कोई सामान नहीं, सिर्फ मेरे पास ये कागज है। तो जब तक ये मेरे पास है कागज, तो इस पूरे कमरे का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वही है जो अभी तक था। लेकिन इसी कागज को जब मैं नीरज अग्रवाल जी को एक कंसिडरेशन के लिए दे दूं, कंसिडरेशन मतलब इसका दाम लगा करके दे दूं, तो मान लो कि अभी तक आपके इस पूरे कमरे का इकोनॉमिक वैल्यू था X, है ना। तो जब मैंने इसका दाम लगा दिया और इस दाम पर नीरज अग्रवाल जी ने इस कागज को मुझसे लिया, वो मान लो इसका दाम मैंने Y ही रखा, तो जब ये इनके पास चला गया, ये कागज जब इनके पास चला गया, तो इनके पास जाने से पहले तो उस कमरे का इकोनॉमिक वैल्यू X ही था। लेकिन अब क्या है?
अब x प्लस वाई हो गया। तो एक्सचेंज, द फर्स्ट पैरामीटर फॉर ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इज एक्सचेंज। इसीलिए इकोनॉमिक्स में तुम लोगों ने जिसने भी पढ़ा होगा, एक्सचेंज वैल्यू करके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं और उसको कैसे जोड़ते हैं पूरे जीडीपी में। तो अब रही बात कि ये तो पहले मैंने आपको प्राथमिक शिक्षा की बात बता ही दी, उसके बाद मैंने बताया आपको ये नीरज अग्रवाल जी का कैसे योगदान हुआ, इस कैसे योगदान होगा या हुआ जीडीपी में, बिहार के जीडीपी में। क्योंकि जब आप यहाँ से शिक्षा लेकर के जाएंगे तो आपको पैकेज मिलेगा, तो पैकेज मिलेगा, उस पैकेज का भी वैल्यू होगा x। तो बिहार की जीडीपी का वैल्यू अगर y है अभी तक, तो आपको जो x पैकेज मिला, जब वो पैकेज मिला, when that exchange is completed, naturally the value of that GDP goes to x plus y, and similarly it will go up by 2x, 3x, you know, whatever, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो बढ़ेगा, तो उस तरीके से वो जीडीपी बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक्सचेंज वैल्यू की बात कही, अब तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जब कमोडिटी एक्सचेंज होता है तो कमोडिटी एक्सचेंज में जो चीज़ें हैं, मान लिया अनाज है, कपड़ा है ना, इन सब का एक्सचेंज वैल्यू तकरीबन फिक्स्ड होता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर आप निकलेंगे यहाँ से, जिसको अपने अंदर संग्रहित कर आप निकलेंगे यहाँ से, जो इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, वो कभी फिक्स्ड रहता नहीं है और बराबर उसका मूल्य सामान्य कमोडिटी से ज़्यादा होता है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा पाकर आप एक समाज के, अपने देश के एक नागरिक बनेंगे, देश के विकास में योगदान जरूर दे पाएंगे, लेकिन देश का विकास और भी ज़्यादा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्राथमिक शिक्षा से आप आगे बढ़कर उच्च शिक्षा पाएं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो, जो भी हो। तो आप उस एक्सचेंज वैल्यू को बढ़ाने में योगदान देते हैं। दूसरी बात जो प्रोफेसर ने कही, वो कहा कि देखो भाई, ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े फैक्ट्री और कल कारखाने लगें किसी देश की उन्नति के लिए, किसी देश के विकास के लिए। आप लोगों में से कोई सिंगापुर गया है? कोई फैक्ट्री नहीं है सिंगापुर में, कोई फैक्ट्री नहीं है। मतलब नाम की वैसे जूते वूते बनाने की कुछ ऐसी होगी, कोई फैक्ट्री नहीं है सिंगापुर में। हाँ बेटा, कौन बोला? एनीवे, हाँ बोलो। सिंगापुर में कोई फैक्ट्री है नहीं। तो सिंगापुर के विकास में तो कई और तत्व हैं, लेकिन सिंगापुर ऐसी जगह लोकेटेड है कि वो पूरा इंटरनेशनल शिपिंग जो है उसका उधर से होकर के गुजरता है, और सब कुछ है, वो सब तो आय के अलग स्रोत हैं। लेकिन सिंगापुर का जो मानव संसाधन है वो अपने समय से आगे चल के इतना विकसित हो गया कि वही मानव संसाधन सिंगापुर के इंटरनेशनल कनेक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड का वो आधार बन गया। सिंगापुर की सारी इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, चाहे वो ट्रेड पे बेस्ड हो, चाहे वो फाइनेंस पे बेस्ड हो, सारी की सारी इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी है। तो क्या है सबसे बड़ी बात?
कि किसी भी देश के विकसित होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सालों साल बिहार के लोग बस यही चिल्लाते रहे, रोते रहे। जब झारखंड साथ में था तब भी, और जब साथ में नहीं है तब भी क्या है, कल कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। अभी जो मैं निकट भविष्य की तरफ देख पा रहा हूं, बनेगी भी नहीं, बड़ी फैक्ट्री तो यहां लगेगी भी नहीं। जमीन की कमी है, खेती की जमीन को काट करके कल कारखानों के लिए जमीन देना वो संभव नहीं है। थोड़ा कुछ हद तक भले ही संभव हो, लेकिन बहुत हद तक ज्यादा संभव नहीं है। तो फिर क्या है भाई, विकास नहीं होगा बिहार का? जरूर होगा, और हो रहा है। ये नीरज अग्रवाल जी जैसे लोगों ने जो ये उपक्रम लगाया है, ये बिहार के विकास की ईंट है। ये प्राइवेट एंटरप्राइज का कितना वैल्यू है, मैं फिर कहानी सुनाता हूं, याद रहेगा तुम लोगों को कहानी सुनने के कारण। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो हिंदुस्तान के एक क्षेत्र से आते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उन्होंने कहा कि हवा बह रहा था, एक चांटा लगाऊंगा तो सब पता चल जाएगा कि हवा बह रहा था कि हवा बह रही थी। मेरे भाई, मुझे उसके बाद से कभी मौका नहीं मिला स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर न कर पाने। तो ये सब बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कई सारे रेफरेंसेस आए, हमारे अतीत का गौरव, नालंदा, मगध, और ये सारी चीजें, सभ्यता का विकास। तो देखो, सभ्यता के विकास में अब तुम जिस तरीके से जिन चीज़ों को सीखते हो, उन चीज़ों, आप सब तो वो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते होगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज़? एल्गोरिदम है ना, वही ना बिल्डिंग ब्लॉक। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम ही है। तो आज से हजारों साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले ये तो था नहीं, कंप्यूटर तो था नहीं। और आप कहिएगा कि वो क्या कहते हैं, हमारा विज्ञान तो इतना विकसित नहीं था कि हम पता कर पाएं कि कौन सी जगह सबसे उपयुक्त है सभ्यता के विकास के लिए, मानव जाति के लिए। तो वो जो खोजने की पूरी प्रवृत्ति थी, आइटरेशंस, ये जगह गया, देखा नहीं। वो उसमें कुछ वर्षों के बाद ये एहसास हुआ, या कुछ 100 वर्षों के बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे तो मानव जाति का विकास नहीं हो सकता, यहाँ पे पानी नहीं है, चाहे ये नहीं है। तो धीरे धीरे किसी दूसरे जगह गए। What was it? They were all algorithms, they were all iterations through which the history, the human beings were able to find, were able to locate an appropriate venue for their civilization. तो आज की तारीख में अतीत के गौरव की बात तो कीजिए, लेकिन अतीत का गौरव जो है वो बना कैसे? उसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक बेसिस था ना, आइटरेशन, एल्गोरिदम। ये जो आप मंत्र पढ़ते हैं, जो वेद के मंत्र हैं, उनका भी कुछ न कुछ साइंटिफिक, क्या जो आप ओम बोलते हैं, ओम, उसका कोई प्रभाव है, क्या है? हम उसको शायद मशीन से नाप नहीं सकते, लेकिन पुराने समय में उसके प्रभाव को कहीं न कहीं नापा गया होगा थ्रू आइटरेशन, रेपिटेशन, थ्रू एल्गोरिदम्स। Not algorithms as you write them today, but they may have had their own algorithms through which they came down to this conclusion कि अगर इस शब्द को इन शब्दों के साथ, या
शब्दों के इस समूह को हम उच्चारण करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा आपके मस्तिष्क पर या आपके और व्यक्तित्व के अन्य आयामों पर। वही आप मानते हैं कि मंत्र पढ़ने से आपको सुरक्षा की भावना पैदा होती है। वो सुरक्षा की भावना कहाँ से आती? उस मंत्र के उच्चारण से आपके शरीर में कुछ तो होता होगा ना, वो आपको वो कॉन्फिडेंस देती है। मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनसर्टेनिटी। हम आज यहां खड़े हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, और उसी अनसर्टेनिटी को कैप्चर करने के लिए, उसको अपने मुट्ठी में कर पाने के लिए ये सारे जो रिलीजन हैं, ये मंत्र हैं, जिस तरीके की भी ये सुरक्षा उत्पन्न करने वाले अवयव हैं जीवन के, वो सारे उसी अनसर्टेनिटी को कैप्चर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बने हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है? आ रही है ना? अगर नहीं आ रही है तो हाथ उठा देना, ठीक है? तो हम भी गुरुजी हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, और आपके क्लास में पढ़ाने का अगर नीरज जी ने मौका दिया तो हम फिर पढ़ावेंगे। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और सिमेज आपका कॉलेज है सर, और एनी डे आपका वेलकम है सर, और हमारे छात्र आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और सीख करके ये हमारी खुशनसीबी होगी कि आप कॉलेज में दोबारा आएँ और आ करके बच्चों की क्लासेस लें। ये हमारी खुशनसीबी होगी। और थैंक यू वेरी मच सर इस पूरे उद्बोधन के लिए। डेफिनेटली आज हमने सर को, त्रिपुरारी शरण जी को एक शिक्षक की भूमिका में देखा है, क्लास में देखा है, और ये एक डेफिनेटली एक डिफरेंट आयाम है आपका, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। हम एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको जानते रहे, एक शिक्षक के रूप में देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर।